नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिलॉसफी यानी कि जो दर्शन शास्त्र है उसका पेपर हम पेपर पैटर्न और देख रहे हैं किस तरीके का सवाल पूछा गया है 2020 में जो मेन की एग्ज़ाम हुई थी सिविल सर्विसेज परीक्षा की। दोस्तों, इसका पहला जो पेपर है दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, 250 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए आप, तो पेपर 1 देखिए, यहाँ पेपर 2 है, तो पेपर 1 मैंने डिस्कस कर दिया है। आज हम पेपर 2 देखेंगे। बहुत बच्चे फ़िलॉसफी ऑप्शनल लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में। तो आइए हम पैटर्न देखते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं कि 8 सवाल होंगे, टोटल 8 प्रश्न होंगे। आपको 5 करना है। सवाल नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 1 और 5 जो है ये अनिवार्य है करना। बाकी आप जो है 3 जो आपको रह गए हैं सवाल, वो आप अपने मन से कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है, जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए। यानी टोटल आपको 5 ही करना है 8 में से। ये इंग्लिश गाइडलाइन है, जिसको हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है वो ये वाला देख पढ़ लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या सवाल पूछा गया है। ये देखिए, आपको बोला गया है कि 150 शब्दों में लिखना है ईच, यानी कि सारे क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए का बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि आप सबका करिए। इस वाले का बोला है ABCD। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि क्या आधुनिक प्रौद्योगिकीय समाज में मुक्ति की संकल्पना प्राप्य है, व्याख्या करिए। यानी कि क्या जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में क्या ये रियलाइजेबल है। ठीक है, क्या हम लिबरल हैं इस सोसाइटी में, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोसाइटी में, जो कि मोबाइल गैजेट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो क्या हमारा लिबर्टी यहाँ पे सही में प्राप्य है, यानी कि रियलाइजेबल है। तो ये आपको चीज़ बताना है। नेक्स्ट है, उदारवादी लोकतंत्र अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस सीमा तक करते हैं, समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। यानी कि आपको बताना है कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं ये किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। इवेलुएट करना है क्रिटिकली। देखिए, यहाँ पे क्रिटिकली थोड़ा जाना है आपको। ठीक है, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि लिबरल डेमोक्रेसीज में जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड करते हैं। आप अपने आर्गूमेंट्स लिख दीजिएगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आप अपना व्यू जो है क्रिटिकली प्रेजेंट करिएगा कि बहुत हद तक ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्या आप सोचते हैं कि धर्मनिरपेक्षवाद धर्म और राज्य के पूर्ण पार्थक्य की मांग करता है, विवेचना करिए। यानी कि डू यू थिंक दैट सेक्युलरिज्म, दोस्तों सेक्युलरिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। वो हर साल किसी न किसी तरह से सेक्युलरिज्म को लेके पूछेगा, सवाल पूछता है। तो डू यू थिंक दैट सेक्युलरिज्म रिक्वायर्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। तो क्या सेक्युलरिज्म, अगर आपको धर्मनिरपेक्षवाद का अगर आपको रियल इंटरप्रिटेशन पता होगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक इंडियन का जो ओपिनियन है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा अलग है। वेस्टर्न का जो है वो थोड़ा यहाँ पे अलग व्यू है। वेस्टर्न वाले कहते हैं कि हाँ कम्प्लीटली अलग है रिलीजन और स्टेट। थोड़ा निगेटिव हो जाता है उनका कि जो है, निगेटिव कहने का मतलब कि स्टेट कंप्लीट पूरे तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे अब क्रिश्चियंस जो हैं, जो वहाँ पे जो उनके गुरु हैं, जो फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे वहाँ की सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो कम्प्लीटली अलग है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंडियन इंडियन जो डायमेंसन है वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, वो उसमें भी रिलीजन है। कैसे है कि जब रिलीजन में दोस्तों, जब रिलीजन में कोई ब्लाइंड फेथ या कोई गलत चीज़ें आने लगती है, तो वहाँ पे स्टेट को आके वो चीज़ को रिफॉर्म करना पड़ता है ना, उसको हटाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए पहले सती था तो बहुत टाइम तक तो ये बोला गया कि ठीक है सती हमारे धर्म में है तो ये चीज़ें जो है फॉलो होना चाहिए। लेकिन फिर स्टेट को सामने आके इस चीज़ को हटाना पड़ा कि नहीं, जो सती जो है वो रेलिवेंट नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ स्टेट जो है वो रिलीजन से कम्प्लीटली अलग नहीं है। हाँ, जनरली अलग है, लेकिन समय आने पे स्टेट जो है वो इंटरवेन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, बोधिन के
संप्रभुतावादी सिद्धांत के महत्व की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको बोर्डिंग्स थ्योरी ऑफ सॉवेनिटी बताना है। यहाँ पर डायरेक्ट आपसे देखिए पूछ लिया गया है कि यहाँ पे आपको बोर्डिंग्स का थ्योरी ऑफ सॉवेनिटी बता दीजिए, अगर आपको आता है तो बता दीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे अपने से राम कहानी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आप सोचते हैं कि विद्यमान महामारी समाज में अराजकतावाद को अग्रसर करेगी? विवेचना कीजिए। डू यू थिंक दैट द प्रिवेलिंग पेंडेमिक विल लीड टू अनार्किज्म इन सोसाइटी? डिस्कस। आपको यहाँ बताना है कि जो पेंडेमिक प्रिवेलिंग है वो उस पर अनार्किज्म आ जाएगा। अनार्की का मतलब अराजकतावाद, जहाँ पे अनार्की यानी कि नो स्टेट, जहाँ पे किसी स्टेट का रूल नहीं हो। राम राज्य जो है कहते हैं हम लोग, गांधी जिसको कहते थे राम राज्य। ठीक है, थोड़ा इसको आइडियलिस्ट अप्रोच बोला जाता है, लेकिन आपको सवाल में पूछा है तो आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की गांधीवादी संकल्पना को अभिव्यक्त एवं उसका परीक्षण कीजिए, यानी कि स्टेट एंड एग्जामिन द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। और यहाँ पर देखिए यूपीएससी का फेवरेट हैं गांधी जी की ओपिनियन। ठीक है, और फिलॉसफी में तो आपको गांधी की ओपिनियन हर जगह पढ़ना है, आपको एथिक्स में भी कोट करना होगा, फिलॉसफी में भी है। तो यहाँ पे आपको सवाल तो यहाँ पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आखिर उनकी क्या ओपिनियन थी, उनका क्या फिलॉसफी था सोशल डेवलपमेंट को लेके। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका सवाल आराम से कर लेंगे। वर्तमान संदर्भ में मार्क्सवाद एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किस सीमा तक प्रासंगिक है? अपने उत्तर को न्योचित सिद्ध कीजिए। यानी कि आपसे पूछा है कि हाउ फार इज मार्क्सिज्म एज ए फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन रेलिवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। किस तरीके से जो मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, ठीक है, एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है, वो आज के समय में किस तरीके से रेलिवेंट है, आपको ये बताना है। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि जो मार्क्स की जो ओरिजिनल थ्योरी है, जो उनका रियल इंटरप्रिटेशन है, उसको जो है उनके इंटरप्रिटेशन को, उनके जो ओरिजिनल पर्पस था वो अब उसको मिसलीड किया गया है, उसको अलग तरीके से अब दिखाया जा रहा है। तो अब जो भी बात है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स है, जस्टिफिकेशन आपसे मांगा है, तो उसके संदर्भ में आपको आंसर करना है। क्या भारतीय परंपरा व्यक्तित्व अधिकारों का की प्रतिरोधी है? मानव अधिकारों के सिद्धांत की सहायता से इस पर विचार कीजिए, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन एंटागोनिस्टिक टू इंडिविजुअल राइट्स, consider it by taking recourse to the doctrine of human rights। यहाँ पे आपको सिलेबस में ह्यूमन राइट्स यानी राइट्स हैं, और राइट्स बहुत तरह के होते हैं, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। तो ये जो है राइट्स जो हैं, ये आपको इसी के डॉक्ट्रिन में बताना है कि किस तरीके से जो भारतीय परंपरा है, जो इंडियन ट्रेडिशन है, एंटागोनिस्टिक है इंडिविजुअल के राइट्स से। 15 नंबर का सवाल है ये। नेक्स्ट है, स्वाधीन भारत में सामाजिक परिवर्तनों की दिशा में B.R. अम्बेडकर के योगदान को अभिव्यक्त एवं उसका परीक्षण कीजिए, यानी कि आपको स्टेट भी करना है, बताना, लिखना भी है पूरी बात, उसके बाद एग्जामिन भी करना है आपको कि B.R. अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल चेंजेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो सोशल चेंजेस को लेके किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आपको 1947 के बाद की बात बतानी है कि B.R. अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा, आपको एग्जामिन करना है पूरी चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सेकेंड, बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं? यानी कि कल्चरलिज्म, बहु यानी बहुत, संस्कृतिवाद यानी कल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म से आप क्या समझते हैं? एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र को निर्मित करने वाली संरचनात्मक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि क्या है ये मल्टीकल्चरलिज्म, और आपके इसके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जो एक नेशन को मल्टीकल्चरल बनाता है, उसको बताना है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेशन है, नेशन और कंट्री आई थिंक आपको पता होगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंडिया जो था बहुत सालों से कंट्री था, लेकिन नेशन वो बहुत बाद में बना है एज ए नेशन। नेशन का मतलब होता है कि पेट्रियोटिज़म और नेशनलिज्म की भावना आ जाना, कि एक
एक साथ सोच चलना, मतलब एक देश के लिए सोचना, सब उसके साथ चले, ठीक है, ये चीज़ भावना। तो यहाँ पे आपको यही बताना है, मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब जहाँ पे बहुत सारा जो संस्कृति एक साथ रहती है, जैसे कि इंडिया जो है एक बिग एग्जाम्पल है मल्टीकल्चरलिज्म के। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर कल्चर और ट्रेडिशन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए ये सवाल है, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कि क्या आप सोचते हैं कि दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत मानव अधिकारों के विरुद्ध है? विवेचना कीजिए। डू यू थिंक दैट रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स? डिस्कस। तो आपको यहाँ पे देखिए, पनिशमेंट जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक रिट्रीब्यूटिव होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है ये अगेंस्ट है ह्यूमन राइट्स के? तो आप डिस्कस करिए। क्या आप सहमत हैं कि महिला सशक्तिकरण लिंगीय विभेदन का उन्मूलन कर सकता है? विवेचना कीजिए। आपको लगता है कि जो एम्पावरिंग वुमेन कैन एलिमिनेट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? डिस्कस। तो यहाँ पे आपको अग्री करके अपना पर्सनल व्यू नहीं बताना होता है, आपको जो भी बात करनी होती है आपको यहाँ पे आर्गूमेंट्स और तथ्य के साथ बताना होता है, ठीक है, कुछ करंट का एग्जाम्पल भी देना होता है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से बहुत लिंक करना होगा इस वाले पेपर में। ये कम्प्लीटली फिलोसफिकल नहीं होता है ये पेपर, आप ध्यान रखिएगा ये बात। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि क्या आपको लगता है कि एम्पावरिंग वुमेन, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, तो वो हटा देगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, वही वही सब चीज़ें हैं कि सबसे पहले सोसाइटल और बिहेवियर एटीट्यूड लोगों का चेंज करना होगा, है ना। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसमें थोड़े रिफॉर्म करने होंगे, और थोड़ा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारे डायमेंशंस करके आप बताएंगे कि ये सब भी इम्पोर्टेंट है एम्पावरमेंट के अलावा। और इसमें कौन से फिलोसोफर में ने क्या बताया है, ये सब थोड़ा अगर डायमेंशन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट से लेके आप कोट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैश्वीकरण के काल में संप्रभुता के सिद्धांत की प्रासंगिकता को अभिव्यक्त एवं उसकी व्याख्या करिए। यानी कि आपको बताना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवेरेनिटी है कितना रेलिवेंट है ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। देखिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो सॉवेरेनिटी का क्या मतलब है। सॉवेरेनिटी का मतलब है कि जो भी कंट्री है वो अपना डिसीजन खुद ले, है ना। मान लीजिए कि इंडिया को कोई डिसीजन लेना है किसी कंट्री के अगेंस्ट, मान लीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर फेवर, जो भी है, कुछ डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेना है, तो हम सॉवेन कंट्री हैं, हम किसी और की बात नहीं मानेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए, बहुत सारी बातें देखते हुए, हमें जो डिसीजन लेना होगा हम वो लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि सॉवेन कंट्री हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाइना के प्रेशर में आ गए, इंडिया यूएस के प्रेशर में आके कोई काम कर रहा है, यूएस कह रहा है कि नहीं आप ऐसा ही करिए जैसा हम कह रहे हैं, चाइना कह रहा है कि नहीं आप ऐसा करिए हम जैसा कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम कहीं ना कहीं सॉवेन नहीं है, हमारी सॉवेनिटी कम्प्लीटली नहीं है। तो वही कह रहा है कि अच्छा ठीक है, बताइए कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे कितना ये डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवेनिटी रेलिवेंट है, ये आपको बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों, यहाँ पे तो ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, तो आप कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर रहेगा, इंटरनेशनल मीडिया जो है और ये सारी चीज़ें आप पे नज़र रखती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि आप पाकिस्तान पे अटैक कर दीजिए, ठीक है, आपको बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिखाने लगेंगे वो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर हो जाता है, तो फिर हम अपने डिसीजन लेने के पहले एक बार सोचने लगते हैं, एक बार रीथिंक करने लगते हैं, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इस सेंस में आपको बताना है कि कहाँ तक रेलिवेंट है, तो आप बता दीजिएगा। बिल्कुल बता सकते हैं कि रेलिवेंट है, हम बिल्कुल सॉवेन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रभावित हैं, तो आप छोटा सा ये भी बता दीजिए। एक राष्ट्र राज्य में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार को किस सीमा तक अनुकूलित करती है? विवेचना कीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि हाउ फार डू द सोशल एंड पॉलिटिकल रिजीम्स कंडीशंस करप्ट प्रैक्टिसेस इन ए नेशन स्टेट? डिस्कस। कि आपको बताना है कि किस तरीके जो सोशल और पॉलिटिकल रिजीम्स कंडीशंस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस इन ए नेशन स्टेट,
वो प्रैक्टिसेस को करप्ट करती हैं नेशन स्टेट में। ये आपके यहाँ पे करप्शन एक टॉपिक है दोस्तों। आपको पेपर 2 में करप्शन जो है एक सिलेबस में है, आपको पढ़ना है इसको। तो आपको टाइप्स ऑफ करप्शन, करप्शंस के डायमेंशंस और इसका रियल मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। वैसे तो करप्शन का एक काफ़ी ब्रॉड एक बोला जाता है कि जब आप पब्लिक पोस्ट को, ठीक है, जब पब्लिक पोस्ट को आप प्राइवेट यूज़ के लिए जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं करप्शन। नेक्स्ट सेक्शन बी में आ जाइए। यहाँ भी आपको 150 शब्दों में बताना है। यहाँ आपसे पूछा गया है, यहाँ आपसे ये पूछा गया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के सम्मुख धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन बताना है, विच इज़ द प्रेजेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो वर्तमान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के सम्मुख धर्म के महत्व की विवेचना करिए। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि रिलीजन की सिग्निफिकेंस बतानी है। ठीक है, रिलीजन की सिग्निफिकेंस दोस्तों जो है वो यूनिवर्सल है, ये कभी कम नहीं होगा, चाहे कोई भी एरा हो जाए, कोई भी साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि जो रियल मीनिंग है रिलीजन का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है, आप इंडियन फिलॉसफी का भी यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि रिलीजन जो है वो रिलीगियर वर्ड से बना है, और रिलीगियर का मतलब होता है टू बॉन्ड, है ना। तो टू बॉन्ड का मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्डिंग। तो ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्डिंग की तो रेलिवेंट हमेशा रहती है ना, आज भी ज़रूरत है। उसके बाद ह्यूमन टू नॉन ह्यूमंस हो गया, या फिर ह्यूमंस टू गॉड हो गया, या फिर दैट वर्ल्ड, या फिर जो भी चीज़ें हैं, कुछ मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें भी हैं। तो मोरालिटी है, फेथ है, ये सब चीज़ें जो है यूनिवर्सल है, लव जो है यूनिवर्सल है। तो ये सारी चीज़ों में रिलीजन ने इस सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा गया, आपको यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस करने के लिए नहीं बोला है कि आप रिलीजन को क्रिटिकली डिस्कस करिए। आप बताया है कि आप बताइए कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन बताइए आप। तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ही बताना है। नेक्स्ट है कि अमरत्व की संकल्पना धर्म की एक मौलिक पूर्व मान्यता है। अपने उत्तर की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि जो इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक प्री सपोजिशन ऑफ रिलीजन है। इलेबोरेट करिए अपने आंसर को। क्या यह स्वीकार्य है कि धर्मों का इतिहास संघर्षों का इतिहास है? विवेचना कीजिए। इज इट एक्सेप्टेबल दैट द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स इज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? डिस्कस करना है, मतलब आपको पूरी बात बतानी है यहाँ पे, जो भी बात है, टोटल डायमेंशंस, आपको जितने भी डायमेंशंस है आपके पास एग्जाम्पल से, वो सब यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे आपको क्रिटिकली या फिर कोई आपको सिग्निफिकेंट ये सब नहीं बताना है, जो भी आपको डिस्कशन करना है वो कर दीजिए यहाँ पे। तो बेसिकली ये बताना है कि क्या एक्सेप्टेबल है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि इज़ इट एक्सेप्टेबल, तो आपको ऐसे आंसर नहीं देना है कि येस इट इज़ एक्सेप्टेबल, या फिर आपको ऐसे भी नहीं बोलना है कि नो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके इसके पूछने का ये मतलब नहीं है कि आप हाँ और ना में जवाब दीजिए। ये बस ये कह रहा है कि आप डिस्कस कर दीजिए, आप जो भी जानते हैं, कि हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इज़ द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो इसको आपको बहुत सोच समझ के ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आपको एक तरफा जो व्यू होता है वो नहीं रखना है। आपको 2-3 यहाँ पर डायमेंशन आपको ऐड करना होगा, फिर आपको कोई बात बतानी होगी। नेक्स्ट है कि क्या संकल्प स्वातंत्र तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर में कोई संगति है? विवेचना कीजिए। यानी कि कोई कंपैटिबिलिटी है फ्रीडम ऑफ विल और ओमनीपोटेंट ऑफ गॉड। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए कोई कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल, जैसे कि हमारा जो विल है, जो हम वो फ्री है, हम अपने मन से जो भी कर सकते हैं वो। और ओमनीपोटेंट ऑफ गॉड का मतलब कि ओमनीपोटेंट का मतलब हुआ कि जो सब जानता हो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ओमनीपोटेंट का मतलब है आपका कि जो शक्तिमान है, जो यहाँ पे देखिए जो सर्वशक्तिमान है, जो सब जानता है, जो सब कुछ भी कर सकता है ना। ओमनीपोटेंट, जैसे कि यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे पेपर 2 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जब पढ़ेंगे आप, तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में आपको ये सब चीज़ें पढ़ना होगा कि गॉड जो है वो किस तरीके से ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है,
यानी कि हर जगह प्रेजेंट है, वो तो कण कण में भगवान है जो कहते हैं हम। ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, वो तो उनसे कोई शक्ति, उनसे ज़्यादा बलशाली कोई बलवान है ही नहीं। और ओमनीसिएंट है, जो सब जानता है, आज कल हमारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, जिसको सब पता है। तो इस तरीके से हम गॉड को डिफाइन करते हैं, है ना। तो यही पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई कंपैटिबिलिटी, जब भगवान सर्वशक्तिमान है, जब सब जानता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर ये हमारा विल जो है, जो हमारा फ्रीडम जो है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि संकल्प स्वातंत्र यानी स्वतंत्र हैं हम अपने मन से जो डिसीजन लेते हैं, तो ये कहाँ तक कंपैटिबल है ना। तो जब मतलब भगवान जी सब करते हैं, वो सब जानते हैं, तो फिर हमारे मन का, हमारे विल का फिर क्या क्या बात हुई, फिर ये बात कहना कि हम फ्री कैसे हुए फिर अपने मन से। तो क्या ये दोनों बात कंपैटिबल है, तो इस तरीके से आपको बताना है। फिर वही बात बोलूँगी यहाँ पे आपको, यस हाँ कंपैटिबल है या ना कंपैटिबल नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे अपनी बात लिखनी है, दोनों का मतलब समझा के आपको, ये किसी फ़िलॉसफ़ी का, आपको किसी फ़िलॉसफ़र का व्यू लिखना है। आपको अपनी बात यहाँ पे नहीं पूछी जा रही है, आप फ़िलॉसफ़र नहीं हैं कि आपको अपनी व्यू यहाँ देनी है, ठीक है। किसी फ़िलॉसफ़र को कोट करके या फिर जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स है जो फ़िलॉसफ़ी में है, वो आपको यहाँ पे बताना है। एक सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में धार्मिक सहिष्णुता का क्या महत्व है? अपने उत्तर को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। यानी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। देखिए ये सब चीज़ें जो है ये एथिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। टॉलरेंस है ना, रिलीजियस टॉलरेंस इन अ मल्टीकल्चरल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जब मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इसको तो आप बहुत आराम से अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में लिंक कर सकते हैं कि हमारा कंट्री मल्टीकल्चरल है, बहुत सारे कल्चर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। प्लूरलिस्टिक है, मतलब एक जैसे लोग नहीं रहते हैं, रहना खाना, ड्रेसिंग सेंस, कल्चर, पूजा, सब चीज़ कुछ कुछ अलग है। तो उसमें आपको रिलीजियस टॉलरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस है। रिलीजियस टॉलरेंस है तभी तो हम ईद भी मना लेते हैं, है ना, दिवाली भी मना लेते हैं, ठीक है। तो सारे त्यौहार मन जाते हैं हमारा, हम क्रिसमस भी मना लेते हैं 25 दिसंबर को। तो इस तरीके से आपको बताना है कि हाँ रिलीजियस टॉलरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो वही आपको इम्पोर्टेंस बताना है कि मल्टी कल्चरल प्लुरल सोसाइटी में आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो आप यहाँ पे कुछ करंट का एग्जांपल्स, आप कुछ ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट है कि क्या ईश्वर के अस्तित्व के लिए संत सेंट एंसलम द्वारा दिया गया सत्तामीमांसीय प्रमाण तार्किक है? विवेचना कीजिए। इज द ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाई सेंट एंसलम लॉजिकल। मतलब यही कह रहा है कि जो ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ दिया इन्होंने, क्या ये कहाँ तक लॉजिकल है, आपको ये बताना है, डिस्कस करिए। क्या ये लॉजिकल है, तो फिर आप वही बात, आप ये मत लिख दीजिएगा कि हाँ लॉजिकल है भाई, या फिर लॉजिकल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंट बताना होता है, ठीक है, आपको एक्सटेंट बताना, आप ये बताइए उनको कि कहाँ तक लॉजिकल है, उन्होंने जो अपनी फ़िलॉसफ़ी में बात कही है वो कहाँ तक सही है, और उसमें क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्या क्रिटिसिज्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल, डिस्कस। अशुभ की तार्किक समस्या क्या है, आप विवेचना कीजिए, डिस्कस करिए, पूरी बात बताइए, ठीक है, कि लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है इविल की। यहाँ पे इविल टॉपिक है, आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है, ये इस पे आपको बताना है सारी बात। जैसे कि देखिए, अब थोड़ा सा बता दूँ मैं। नेचुरल इविल होता है, जो सुनामी, तूफ़ान, ये सारी चीज़ें आती है जो डिस्ट्रक्शन करती है, पूरा बर्बाद कर देता है, तो ये एक हो गया नेचुरल इविल। और एक ह्यूमन इविल होता है, इमोरालिटी जो है, जो क्राइम्स होते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो वायलेंस होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम करते हैं, यानी कि इंसान करता है, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन हुआ। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ बताना है। एक धर्म की पूर्वापेक्षा के रूप में ईश्वर की संकल्पना का समालोचनात्मक परीक्षण करिए। यानी कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन बताना है द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज प्री रिक्विजिट फॉर ए रिलीजन। मतलब बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकली जाना है और आपको एग्जामिन करते हुए ये बताना है, कॉन्सेप्ट पूरा बताना है कि जो गॉड है एज ए प्री रिक्विजिट फॉर ए रिलीजन, यानी कि एक रिलीजन के लिए एक भगवान का होना ज़रूरी है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि रिलीजन है लेकिन उसमें कोई गॉड नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पे जैन और बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी आएगी, यानी जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी आएगी। वो लोग जो है रिलीजन को मानते हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी रिलीजन है,
लेकिन उसमें कोई भगवान की पूजा करने का ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे क्रिटिकली बोला है, तो आप ये बात बता दीजिएगा कि हाँ, जो जो फिलोसोफर ने माना है, वेस्टर्न फिलोसफी ने ज़्यादातर ये माना है कि जो रिलीजन है भाई, भगवान गॉड के बिना कैसा रिलीजन है ना। तो उन्होंने माना है कि नहीं नहीं, अगर गॉड नहीं है तो रिलीजन नहीं है। तो ठीक इसी तरह वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आप जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्टता विशिष्टाद्वैत के विशेष संदर्भ में हिंदू धर्म में ईश्वर की प्रकृति की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको बताना नेचर ऑफ गॉड इन हिंदुज़म विद स्पेशल रेफरेंस टू विशिष्ट द्वैत यानी कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। यहाँ पे आपको रामानुजन की फ़िलॉसफी पूछी गई है। इंडियन फ़िलॉसफी, भारतीय दर्शन से आपको रामानुजन की फ़िलॉसफी पूछी गई है। जैसे कि आपको अगर पता हो कि शंकराचार्य की फ़िलॉसफी को हम कहते हैं ये द्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद। और रामानुजन की फ़िलॉसफी को कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। और मध्वाचार्य की फ़िलॉसफी को कहते हैं डुअलिज्म यानी कि द्वैतवाद, ठीक है। तो मतलब इनका क्या मतलब है, ये सारे एक ही चीज़ पढ़ के और अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको नेचर ऑफ गॉड बताइए हिंदुइज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू। तो यहाँ पे आपको सबकी बात नहीं, विशिष्ट अद्वैतवाद की बात बतानी है, यानी कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। प्रार्थना और उपासना के बीच भेद कीजिए तथा धर्म में उनके स्थान को निर्धारित कीजिए। यानी कि डिस्टिंग्विश करिए प्रेयर और वर्शिप में और डिटरमाइन करिए देयर प्लेस इन रिलीजन। अब बताइए कि प्रेयर क्या है और वर्शिप क्या है, और ये भी बताइए उनका जो प्लेस है डिटरमाइन करिए, बताइए कि उनका जगह जो है रिलीजन का वो क्या है। आस्था के मौलिक अभिमत क्या है, आस्था और विश्वास के बीच प्रभेद कीजिए। व्हाट आर द बेसिक टेनेंट्स ऑफ फेथ, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। 15 नंबर का सवाल है, ये आप देख लो। आपको फेथ भी पढ़ना है आपको, तो ये सब चीज़ देखिए आपको एथिक्स में भी काम देगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं फेथ और बिलीफ के बारे में बता दूँ, ठीक है। फेथ जो होता है उसको चेंज करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। बिलीफ जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, फेथ चेंज नहीं हो पाता। तो वही हम कहते हैं ना, भगवान में हमें विश्वास है, फेथ है, यानी कि वो अटल है। कुछ भी हो जाए हमें तो विश्वास है, हमें पूरा पूरा फेथ है। तो यहीं पे आपको फेथ और बिलीफ में थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बता दिया। खैर, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पेपर नहीं डिस्कस कर सकती, बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पेपर का एक पैटर्न समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे दोस्तों है कि क्या धार्मिक भाषा में संज्ञानात्मक विषय वस्तु होती है, विस्तार पूर्वक सुस्पष्ट कीजिए। यानी कि डज रिलीजियस लैंग्वेज कैरी कॉग्निटिव कंटेंट, इलुसिडेट इन डिटेल। आपको ये बताना है कि देख लीजिए कि क्या धार्मिक भाषा में संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विषय वस्तु होती है। तो ये आपको रिलीजन पेपर 2 का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेस्टर्न फिलॉसफी भी ध्यान देना होगा। क्या धार्मिक आस्थाएं और व्यवहार नैतिक आचरण से असंगत होते हैं, विवेचना कीजिए। आर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इनकम्पैटिबल विथ मोरल बिहेवियर, डिस्कस। तो यहाँ पे बिलीव्स और प्रैक्टिसेस बताया है कि क्या मोरल बिहेवियर से इनकम्पैटिबल है। तो आर बोला है तो आप यस और नो मत बोलिएगा, आपको एक्सटेंट बताना होता है, मैंने पहले भी बताया है। क्या आप स्वीकारते हैं कि भारतीय परंपरा में ज्ञान, कर्म और भक्ति मोक्ष प्राप्ति के साधन है, विवेचना कीजिए। यानी कि आपको डिस्कस करना है, पूरी बात बतानी है। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि नॉलेज, एक्शन और डिवोशन यानी कि ज्ञान, कर्म और भक्ति आर द मीन्स टू अटेन लिबरेशन। तो क्या यही मीन्स है लिबरेशन अटेन करने लेने के लिए। तो जो जो फिलॉसफी आपने पढ़ी है, जिन लोगों ने ये चीज़ें मानी हैं, आप उनको कोट करके बता दीजिए। वैसे मोस्टली तो माना ही है कि नॉलेज, शंकराचार्य ने कहा ही था कि ज्ञान ज्ञान की बात उन्होंने की थी कि ब्रह्म ज्ञान से हमें लिबरेशन मिलता है। तो इस तरीके से आप लिबरेशन को थोड़ा डिटेल्स में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, और आपको अलग अलग फ़िलॉसफी की बात बतानी है, किसने क्या बोला है कि कैसे हमें लिबरेशन मिलेगा, कैसे हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये था पूरा क्वेश्चन का पैटर्न फ़िलॉसफी का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।